तो दोस्तों हमारे चैनल पर पीटी एग्जाम की फुल तैयारी आपकी कराई जा रही है। देख सकते हैं कि लगातार आपके मॉडल टेस्ट पेपर आपके हर एक जो आपके आए हैं पब्लिकेशन लगभग हम यहाँ पर आपके पढ़ा रहे हैं। कुछ आपके पब्लिकेशन कंप्लीट भी हो गए हैं। तो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पर आपको हर एक पब्लिकेशन के मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान। इसके पहले भी क्लासें हमने दिया है, तो वो भी क्लासें आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, करते हैं। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? बताइएगा। एक शाकाहारी व्यक्ति, देखो मांसाहारी होते हैं, कुछ भी पा जाते हैं, कहीं से भी खा लेते हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो शाकाहारी होती हैं उनको फास्फोरस कहां से मिलता है? उनकी हड्डी की मजबूताई कहां से आएगी? यहाँ पर 2 का जवाब देना है। या देखिए दूध से, इसलिए दूध को खाना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ये बताइए बीसीजी का जो टीका होता है वो किसके लिए दिया जाता है? यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए आपके ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। चलिए बताइएगा। यहाँ पर एक बीमारी दी गई है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। ये बीमारी जो संबंधित है किससे है? तो हमने आपको बताया था ये समस्या होती है आपकी आंख से। किससे संबंधित है? तो आपकी आंखों से संबंधित आपकी बीमारी है, जो कि कार्निया अर्थात आंखों की सबसे बाहरी पर जो सतह होती है उसकी आकृति में गड़बड़ी होने लगती है, जिन्हें एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। उनका लेंस या कार्निया का जो कर्व होता है वो घुमाव अनियमित हो जाता है। ठीक है ना? तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। हमारे बॉडी में जो संरक्षात्मक है, रक्षा करते हैं आपकी बॉडी में, यहाँ पर आपके कौन से पदार्थ इनमें से कौन मिलेंगे? तो यहाँ पर याद रखिए विटामिन और खनिज, ये हमारी बॉडी की रक्षा करते हैं। याद रखिएगा। और चीज तो खाते हैं, मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, सब कुछ होते हैं, है ना, लेकिन बॉडी को रक्षात्मक प्रदान करते हैं कौन? तो आपकी विटामिन और आपके खनिज ये प्रदान करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, किस प्रकार के कण को विक्षेपित करता है? याद रखिएगा ये जो विक्षेपित करता है एक अल्फा और बीटा कणों को। कैसे? एक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है अल्फा और बीटा कणों को विक्षेपित करता है। राइट आंसर क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? और ये कैथोड किरणों को जो होती है चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होती है, जो कि विक्षेपित करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? यहाँ पर आपको जवाब देना है। और इस प्रश्न का जवाब हमें 100% चाहिए, हर एक व्यक्ति से चाहिए इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल से सही कर दे, है ना? तो चलिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका विटामिन सी हो जाएगा। आपका विटामिन सी होता है जिसे घाव भरने में क्या होता है? सहायक होता है। ये सभी का जवाब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। काफी लोग जवाब यहाँ पर ए भी दे रहे हैं। क्या बात है भाई, सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं डी दे। अरे विटामिन डी मतलब कह सकते हैं ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन विटामिन सी सही होगा। समझ रहे हैं हमारी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? मतलब विटामिन डी जो सॉरी मतलब ऑप्शन डी सही है और विटामिन सी क्या? ऑप्शन डी सही है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। हमारी लैंग्वेज को समझिए, हमने शायद लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ दूसरा बोल दिया है। ठीक है, समझ गए ना? इसका सी जवाब हो जाएगा, मतलब विटामिन सी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? ये बताइए सबसे ज्यादा जो वेधन क्षमता होती है वो कौन से किरणों की होती है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है जो गामा किरणें होती हैं इनकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है? सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो किस प्रक्रिया से होती है? यहाँ पर आपका 9 का ऑप्शन देना है। 9 का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखो देखिएगा वहां पर आपका होता है हाइड्रोजन का संलयन। हमने आपको बताया था कि आपका हाइड्रोजन जो आपका होता है सबसे ज्यादा होता है और हीलियम आप कह सकते हैं कम होती है। याद रखिए जो आपका कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ही आपका मेन होता है ऊर्जा का स्रोत, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? संलयन। और इसी प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य से आपको ऊर्जा प्राप्ति होती रहती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जो लोग बाद में जुड़े तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? चलिए बताइएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। याद रखिए ये एक अनियंत्रित श्रृंखला होती है। क्या? ये एक अनियंत्रित श्रृंखला होती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? जलवाहित रोग आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा हमने कल भी आपको बताया था, है ना, कि जो दस्त होते हैं, उल्टियां होती हैं, वो दूषित पानी से पीने से होती हैं। दूषित पानी पिएंगे तो दस्त उल्टियां वगैरह आपको आएंगी, कोई समस्या नहीं है, उल्टियां वगैरह आती रहेंगी, है ना? समझ में आ गया ना? तो समस्या तो वही है, जब बॉडी में सबसे बड़ी समस्या है तो इसलिए दूषित पानी ना पिए, शुद्ध पानी पिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग शीघ्रतापूर्वक दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है, ग्लूकोमा मानव शरीर के एक किस्म की बीमारी है। ग्लूकोमा मानव शरीर एक किस्म की बीमारी है। चलिए बताइएगा। याद रखिएगा इसे हम लोग कांच बिंदु रोग कहते हैं। याद रखिए इसे हम ग्लूकोमा को बोलते हैं कांच बिंदु रोग। क्या बोलते हैं? एक नया नाम आप सुनिएगा, कांच बिंदु रोग बोलते हैं, बिंदु रोग बोलते हैं। जो ग्लूकोमा है ये एक इंग्लिश वर्ड है अर्थात अंग्रेजी वर्ड आपका है, या इसे काला मोतिया नेत्र कहा जाता है, या इसे हम लोग काला मोतिया नेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह रोग जो होता है ये गंभीर और निरंतर क्षति करते हुए आपकी दृष्टि को समाप्त कर देता है। अगर काला बिंदु हो जाता है तो आपके आंख को खराब कर देता है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है।
चलिए बताइएगा, मानव शरीर में जो विटामिन संचित रहता है कहां पर संचित रहता है? तो 13 का ऑप्शन यहाँ पर काफी सिर्फ श्रेणियों दिया है, यहाँ पर आपके यकृत में। तो जवाब बिल्कुल सही है, आपकी यकृत में ये आपका संचित रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? तो चलिए, डायलिसिस के बारे में हमने इसके पहले भी लेक्चर में आपको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया था। डायलिसिस का एक नाम होता है अपोहन। क्या इसे बोलते हैं? अपोहन बोला जाता है, इसे हिंदी में अपोहन कहते हैं। जब आपकी किडनी सही नहीं होती है, किडनी काम करना बंद कर दे और आप कंडा की स्थिति में पहुंच जाए, है ना, समझ रहे हैं कंडा की स्थिति, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो आपका रक्त शुद्धिकरण किडनी होती है कार्य नहीं करती है। तो इसके लिए क्या होता है, डायलिसिस करना पड़ता है, और डायलिसिस के माध्यम से आपके रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर, वृक्क अर्थात किडनी। यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इसकी समस्याओं को समाधान करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक मंत्र कौन सा है? भैया मंत्र नहीं होता है, यंत्र होता है। कोई तंत्र विद्या तो चल नहीं रहा है, यहाँ पर यंत्र ही बोलेंगे, है ना। तो ये बताइए, वायुमंडलीय दाब को मापना है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर आप क्या माप करेंगे? बैरोमीटर का माप करेंगे ना, मतलब कह सकते हैं किसका लेंगे? तो बैरोमीटर के माध्यम से माप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंगे कौन सी होती हैं? परमाणु में नाभिकीय परिवर्तन के फलस्वरूप जो तरंगे होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं? तो 16 का ऑप्शन बनेगा डी, ये आपकी होती हैं वाई किरणें। कौन सी होती हैं? वाई किरणें होती हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। ठीक है, क्या बनेगा? डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर दिया है, यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में, मतलब ये बताइए, यूरेनियम 235 जो नाभिक होता है अर्थात न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होते हैं? मतलब जो प्रोटॉन होते हैं क्या, या आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? तो 17 का ऑप्शन यहाँ पर याद रखिए, डी नंबर बनेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है 235, मतलब दोनों चीज होते हैं। क्या होता है? प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इन टोटल संख्या जो होती है 235 होती है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल हो। लैंग्वेज को पढ़ के तो आप लोग बेहोश हो जाओगे, लेकिन अगर साधारण शब्दों में पूछा जाए कि अगर आपको अपनी ध्वनि को दोबारा से सुनना है तो आपके परावर्तक और आपकी दूरी के जो सतह होती है उसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होगी? तो आप क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पर 17 मीटर, याद रखिए ऑप्शन जो बनेगा वो बी नंबर होगा, 17 मीटर। मतलब कि अगर आप परावर्तक सतह से 17 मीटर दूर खड़े हैं और आप आवाज देते हैं तो वही आवाज आपस में आपको पुनः फिर से सुनाई देगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? अगर कोई वस्तु समुद्र में डूब जाती है उसका पता आप लगाएंगे किस माध्यम से? चलिए 19 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, मतलब सभी का जवाब आ रहा है। यहाँ पर आपका सोनार विधि क्या होता है? यहाँ पर आपका सोनार विधि के माध्यम से पता लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करती है? ये क्वेश्चन आपका काफी दिनों से पूछा जा रहा है और आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आज 100% लोगों का जवाब सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है। 20 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर और 20 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या कितने लोगों का जवाब सही होगा। 20 का ऑप्शन ए और 20 का ऑप्शन सी आ रहा है। देखिए हम आपको एक सिंपल से मतलब बताने वाले हैं। देखो जैसे क्या होता है, ये आपकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है, मतलब ये बताइए इन चार चीजों में आप किसको ऊर्जा देंगे? ट्रांसफार्मर को तो आप देने वाले नहीं है विद्युत, क्या ट्रांसफार्मर को विद्युत देंगे? क्या प्रेरक को आप विद्युत देने वाले हैं? नहीं। यहाँ पर देखो डायनेमो है और आपका विद्युत ऊर्जा है, दो ही चीज होते हैं। तो भैया जब विद्युत मोटर को जो दोगे विद्युत, तभी तो पानी निकाल के आपको देगी कि नहीं देगी? यांत्रिक कार्य तभी तो होगा जब इसको क्या करोगे? विद्युत दोगे, लाइट दोगे, तभी तो यांत्रिक कार्य करेगा और इसके बाद पानी देगा। तो याद रखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत मोटर करता है, लेकिन यांत्रिक कौन होता है? डायनेमो होता है। अब ऐसा समझिए कोई ट्रैक्टर है, क्या है? कोई ट्रैक्टर है, उसमें लगा होता है डायनेमो। जब उसमें यांत्रिक क्रिया होती है तभी तो बिजली बनती है, और बिजली बनती है तभी ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो दोनों पॉइंट को समझ लीजिएगा अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? इस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं आपके मंगल ग्रह को। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं जो आपका आयरन ऑक्साइड मात्रा है, किसी भी चीज में अगर 15% से अधिक आपकी आयरन ऑक्साइड की मात्रा हो जाए वो आपका लाल ही दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आपके जैसे सेब को काटते हैं तो लाल दिखाई देता है, सेब काटो तो लाल हो जाता है तुरंत। आप पालक काटिए तो भी उसमें हो जाएगा, दिखाई नहीं देता है। मेथी काटो तो हो जाता है। जिसमें आयरन होता है वो तुरंत क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है तो लाल होती है। लेकिन मंगल ग्रह पे ऑलरेडी 15% से ज्यादा आपका आयरन ऑक्साइड है, इस वजह से लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और अच्छा क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, इसके पहले क्या आपने नाम सुना है? चलिए बताइएगा, इसके पहले क्या आपने नाम सुना है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो जिसका सूर्य पश्चिम में उदय होता है? चलिए बताइएगा उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है। चलिए यहाँ पर 22 नंबर में 22 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी, आपकी यूरेनस में। कहां पर? तो आपका यूरेनस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। काफी लोग जवाब दे रहे हैं नेपच्यून। भैया नेपच्यून की बात नहीं करिए क्योंकि वो अपने यहाँ पर है नहीं है ना, वो आपका है नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, यूरेनस। क्लियर है ना? क्लियर है, यूरेनस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्ष होता है 42 वर्ष का होता है। देखिए यहाँ पर वर्ष होता है कितने? 42 वर्षों का वर्ष होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन। ये जो कोई भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं इसमें विद्युत ऊर्जा का साधन क्या होते हैं? तो चलिए यहाँ पर 23 नंबर, ऐसा तो नहीं है यहाँ से लाइट लगा दी गई, पीछे से तार ठोक दिया गया और इसके बाद घूम रहा है, लाइट मिल रही है, ऐसा तो होता नहीं है। याद रखिए कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो साधन होता है ये होता है सी, मतलब उसमें क्या होता है? सौर सेल लगे होते हैं। क्या? सौर सेल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? चलिए बताइएगा कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है?
तो चलिए भाई 24 का जवाब देना है। यहाँ पर खसरा है, सार्स है, चेचक है, ये सब वायरस वाले हैं, है ना। लेकिन जो टाइफाइड है, क्या है, टाइफाइड है, ये जब खराब पानी पियोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होंगे, और जो बैक्टीरिया होंगे तो आपको गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइफाइड आपके ये वायरस नहीं है। अगर टाइफाइड वायरस वाला होता तो घर के आसपास जितने पड़ोसी होते थे सबको टाइफाइड हो जाता, है ना। समझ में आ गया ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है किसके माध्यम से। यहाँ पर 25 क्वेश्चन बनेगा डी आपके गलेनियम क्या नाम है, गलेनियम आर्सेनाइड से। याद रखिए, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड जो आपका है ये किससे बनाया सकता है, तो आपके गैलियम आर्सेनाइड से। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, इसको नोट करिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको भी मिला होगा पहली बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है जो कि सरल क्वेश्चन है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। ये आप सभी को पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है क्या है, अर्धचालक है। लेकिन कैसे आपके अर्धचालक हैं, यहाँ पर याद रखिए ये आपके होते हैं टेट्रावैलेंट। क्या, टेट्रावैलेंट होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर नंबर हो जाएगा, इसे भी नोट करिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए। अगर त्वरित मतलब होता है तुरंत, अगर किसी एथलीट को यहाँ पर ऊर्जा चाहिए तो आप किसी उसे क्या दिलाएंगे, तो फल वगैरह नहीं देना है, क्या देना है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, किस प्रकार से, जैसे जूस वगैरह है, इस प्रकार को देना है। तो यहाँ पर जवाब से क्या हो जाएगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम लोग प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन बन जाएगा, डी नंबर विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। डायरेक्ट नहीं मिलता है, आपकी बॉडी में एक परत होती है इर्गेस्टिरॉल। कौन, इर्गेस्टिरॉल, जो आपकी ऊपर की परत होती है उसे हटा दीजिए तो उसके नीचे होती है इर्गेस्टिरॉल। उससे क्या करती है, क्रिया करती है और आपकी विटामिन डी बन जाती है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग आपको बताना है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, चलिए जवाब दीजिएगा। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, और यहाँ पर जवाब आ रहा है सभी का, ऑप्शन डी आ रहा है, एनीमिया कह रहे हैं। चलिए भाई 29 क्वेश्चन, यहाँ पर एनीमिया होगा या डायबिटीज। देखो डायबिटीज होता है, क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा डायबिटीज। क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, डायबिटीज होता है ना। शुगर बोलते हैं, शुगर आपने नाम सुना होगा, शुगर आपने जानते हैं ना, वही आपके है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दूध का घनत्व निम्न उपकरण से मापा जाता है। दूध का जो घनत्व होता है किससे मापते हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन बनेगा, आपके ऑप्शन डी। याद रखिए, जहां भी कभी दूध से बनी हुई कोई भी चीज हो, दूध से बनी हुई कोई भी चीज होगी, वहां पर एक शब्द लगेगा लेक्टो। क्या लगेगा, लेक्टो, क्योंकि लेक्टोमीटर से सब काम होता है। तो दूध से बनी कोई भी चीज हो और उसका अगर घनत्व निकालना है या कुछ भी निकालना है तो आपको लेक्टो याद रखना है, लेक्टोमीटर। ठीक है, लेक्टोमीटर तो आपके घनत्व का है, लेकिन कोई भी चीज अगर बनी है तो लेक्टो शब्द आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता, आंधी का वेग, मौसम की आर्द्रता या तापमान, क्या मापेंगे। तो यहाँ पर आप लोग भूकंप की तीव्रता मापेंगे। वैसे देखा जाए तो आपकी सीस्मोग्राफ से क्या होता है, भूकंप की तीव्रता क्या कह सकते हैं, भूकंप का अध्ययन करते हैं ना। सेस्मोग्राफ से भूकंप का अध्ययन करते हैं और रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। दोनों पॉइंट को गौर करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं तो गलत हो जाता। सेस्मोग्राफ से भूकंप का अध्ययन किया जाता है, लेकिन रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की अगर आपको तीव्रता मापना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कौन से उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा, एक्टियोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसे, एक्टियोमीटर का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक्टियोमीटर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो चलिए 33 ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर, रोंटजन ने किया था। बिल्कुल जवाब सही है, रोंटजन आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए आपके सामने आ भी गया है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता मापता है। तो अभी जो चीज पर हम फोकस कर रहे थे कि सीस्मोग्राफ होता है भूकंप का अध्ययन, लेकिन वास्तविकता होता है रिएक्टर स्केल, जिसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। और समझने आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। जो खाने वाली ऊर्जा होती है, खाने वाली ऊर्जा हम लोग कैसे मापते हैं, कौन सी इकाई से मापते हैं। चलिए बताइएगा, कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग, किसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, कैलोरी। बोलते हैं ना हमारी बॉडी को कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, है ना। जैसे गाँव या देहात के लोग होते हैं उनको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जो ऑफिस वाले लोग होते हैं उनकी कम ऊर्जा चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पर 36 का ऑप्शन देना है, राइट आंसर इनमें से क्या बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ रहा है, कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं। चलिए प्रकाश के प्रकीर्णन, अर्थात प्रकीर्णन मतलब होता है रमन प्रभाव, है ना। किसके लिए, रमन प्रभाव किसमें होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन में होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, है ना। सिनेमार किसका खनिज है पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पारा का है, किसका है, पारा का है, पारा का। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो आपका होता है संकेत क्या होता है, तो आपका HGS, है ना। Hg होता है आपके पारा का, और सिनेबार का होता है HGS होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है। तो चलिए 7 का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब आतिशबाजी के बाद, है ना, या कह सकते हैं आतिशबाजी के बाद कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आतिशबाजी के दौरान जो आपका रंग दिखाई देता है किस कारण से, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका स्ट्रांसियम। तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रांसियम के कारण। किसके कारण, स्ट्रांसियम के कारण आपका होता है। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कारण निष्कर्षण, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। मतलब किस अयस्क का संशोधन किया जाए, है ना, ये निष्कर्षण किया जाए जिसमें से आपकी साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है, ये आपकी कौन है।
तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा चांदी के निष्कर्षण के लिए। क्या? चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक इनमें से कौन है? तो देखिएगा 9 नंबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा NCl3। कौन? NCl3 इसका जवाब हो जाएगा NCl3। ये नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक आपका है। देखा जाए तो जो आपका नाइट्रोजन होता है ये आपका ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है NCl3, ठीक है ना, वो तो आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन डी, इसे बोलते हैं परम आर्द्रता। क्या बोलते हैं? परम आर्द्रता बोलते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या बोलते हैं? तो आपकी परम आर्द्रता बोलते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा डी नंबर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मानव निर्मित रेशा आपका कौन सा है? IMP क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा पूछा गया अभी तक एग्जामों में, है ना। कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर पॉलिस्टर। भैया पॉलिस्टर नहीं है, नायलॉन है। कौन? नायलॉन है जो कि मानव निर्मित प्रथम रेशा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर यूरिया देता है, मतलब ये किस रंग में देता है, कैसे देता है? यहाँ पर याद रखिएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर यूरिया को गर्म कर देते हैं तो यहाँ पर याद रखिए वायु रेट हो जाता है। कैसा? वायु रेट हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु रेट देता है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? ये भी आपका MP है, इसे भी नोट कर लीजिएगा कि रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली जो नोबेल गैस है वो आपकी कौन सी गैस है? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? यहाँ पर आपका बन जाएगा आर्यन, है ना। आपने नाम सुना होगा, कोबाल्ट का भी आपने नाम सुना होगा, है ना। आपके इरिडियम का नाम सुना होगा। ये सर्वाधिक रूप से आपके प्रयोग होते हैं, जिनमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा था किसने? नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से जो देखा वो किसने देखा था? यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो चलिए याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन प्रथम दिया है ना, ये है स्ट्रांसमन द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रांसमन के द्वारा सर्वप्रथम आपका यहाँ पर देखा गया था। ऑप्शन यहाँ पर 14 का बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने लगाना, यहाँ पर सर्वप्रथम है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो ये बताइए जस्ता इनमें से किसमें नहीं उपस्थित है? इसमें नहीं उपस्थित है। तो देखिए पीतल में होता है, गंधातु में होता है, जर्मन सिल्वर होता है, लेकिन इसमें आपका नहीं होता। इसमें यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कांसा में। किसमें? आपकी कांसा में आपका जस्ता मौजूद नहीं होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे निम्न सर्वाधिक परिस्थिति के अनुकूल ईंधन कौन सा है? ये बताइए कि सबसे परिस्थिति अनुकूल के हिसाब से देखा जाए जो ईंधन है वो आपका कौन सा है? तो देखो आपका हाइड्रोजन, इसमें किसी प्रकार के अवशेष वगैरह नहीं बचते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे कि तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक जो निर्मित होते हैं किससे होते हैं? चलिए 17 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपके तांबा से। किससे? तांबा से होते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, ये प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरेगा। प्रकाश की गति जो आपकी कह सकते हैं सर्वाधिक न्यूनतम होती है इससे। तो यहाँ पर वायु दिया है, जल से दिया है, कहाँ से दिया है? निर्वात से दिया है। जवाब कौन सा बन जाएगा? 18 नंबर में यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी। तो चलिए यहाँ पर याद रखिए 18 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, जब वो कांच से गुजरता है। कहाँ? जब कांच से गुजरता है, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है रेडियम प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए रेडियम आपको जो प्राप्त होता है वो किस ऑक्साइड से? अर्थात यहाँ पर जवाब देना है 19 नंबर में। 19 का ऑप्शन हो जाएगा रेडियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड अयस्क से। किसने? पिच ब्लेंड अयस्क से रेडियम आपका प्राप्त होता है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हेनरी किसका इकाई है? ये आपने पढ़ा है ना। कुछ क्वेश्चन तो कठिन आपको लगे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि नहीं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो बताइए हेनरी किसका इकाई होता है 20 नंबर में? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेरकत्व का। किसका होता है? प्रेरकत्व का होता है। ऑप्शन बन जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही IMP है, क्वेश्चन दिया है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है? 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है 21 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 24। अच्छा कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 21 में, ऑप्शन दे रहे हैं डी। चलिए और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। लेकिन आपको याद होगा कि 1 जूल में जो लगभग होते हैं वो 4.2 जूल के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 जूल में कितने कैलोरी पूछ लिया गया है। होता कितना है? 1 कैलोरी जो होती है वो 4 जूल होती है, मतलब 1 कैलोरी बराबर 4 जूल होता है। लेकिन यहाँ पूछ लिया 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, मतलब पांसा पलट दिया, खेल बदल गया। अब इसका उल्टा निकालना है, और उल्टा निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा, तब इसका जवाब जो बनेगा डी होगा 0.24। इसका राइट आंसर बनेगा। क्या? इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 0.24 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 जूल कैलोरी पूछा है, जबकि होता कैलोरी बराबर जूल होता है। ठीक है, चलिए तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया पानी का अणुभार कितना होता है? आपने हमेशा से पढ़ा होगा पानी का अणुभार। बताइए भाई पानी का अणुभार कितना हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 18 AMU। बिल्कुल सही है, 18 होता है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। और अगला क्वेश्चन दिया है MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? MKS पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? तो आपकी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन होती है। क्या? बल की इकाई होती है न्यूटन होती है, जो कि आपके MKS पद्धति में पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कह से कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो कहां से और कैसे किस प्रकार होता है? चलिए यहाँ पर देखिएगा कि आपके जो ऊतक बनते हैं, सेल्स बनते हैं, ये आपके प्रोटीन से बनते हैं। किससे? आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ऊतक होते हैं, ये प्रोटीन से बनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांच है एक प्रकार का।
तो चलिए यहाँ पर 25 नंबर में ये होता है अतिशीतित द्रव होता है। क्या? अतिशीतित द्रव होता है, मतलब कि अगर इसे टेम्परेचर दे दिया जाए तो ये पानी जैसा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अतिशीतित द्रव होता है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है यहाँ पर जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है ना। ये आपकी सिलिकॉन की, क्या सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। ये सब कुछ आपने पढ़ा है। हमने बताया था कि 10 ही 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही आपको कंफ्यूज कर देंगे, लगेंगे कि बहुत कठिन है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आप देखते हैं कि एग्जाम में मिलते हैं सामान्य विज्ञान में, है ना। चलिए, ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस में सब कुछ मिलने हैं। 27 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। ये होती है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की, किसकी? आयरन ऑक्साइड की होती है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो भैया काफी लोग जवाब दे रहे हैं सोडियम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं भाई। यहाँ पर जो कि जवाब क्या दिया है, जवाब यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यहाँ पर ए नंबर भाई आयरन ऑक्साइड होगा इसका आंसर, ठीक है। ए नंबर आयरन ऑक्साइड होगा, ए नंबर इसका राइट होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे हैं पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यही ग्रंथि है जो अपने मानव अपने बॉडी को कंट्रोल करती है, हर प्रकार की क्षमता को कंट्रोल यही करती है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से कहते हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी। आपके सिर में होती है, मटर के दाने कितने आकार की होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है विटामिन ई की कमी से होता है। अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो यहाँ पर व्यक्ति नपुंसक हो सकता है। क्या? नपुंसकता उसमें आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप चने चबाते हैं तो अंकुरित करके चबाइए, क्योंकि अंकुरित करके चबाने में विटामिन ई उसमें भरपूर मात्रा में मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे प्रति सेकंड एक रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होता है। यहाँ पर एक रेडियन बराबर पूछा है कितने आरपीएम के होता है ना, जो कि एक प्रति सेकंड के हिसाब से है। तो 30 का ऑप्शन बी हो जाएगा 9.549। राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो नया क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बी। हाँ, कभी कभी क्या होता है 10 मिल जाएगा, तो बात तो वही आपकी है ना, लगभग आपका यहाँ पर दिया है 10, लेकिन यहाँ पर ये वाला आपको लगाना है ऑप्शन बी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है FIR में आई अक्षर घोतक होता है। यहाँ पर बताइए FIR में जो आपका आई होता है ये किसका घोतक होता है? आई का मतलब इसमें होता क्या है? तो चलिए, आई का मतलब यहाँ पर हो जाता है इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया भी, स्टैटिक जीके में पढ़ाया था कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। चलिए 32 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर अप्सरा, है ना, बिल्कुल सही है। अप्सरा है जो कि 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे परिसर में बनाया गया था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है श्यानता की इकाई क्या है। श्यानता की इकाई क्या हो जाएगी? श्यानता की इकाई मतलब द्रव के बहने के गुण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। 33 का बन गया है ए नंबर। यहाँ पर पॉइज होता है। क्या? पॉइज होता है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। और अगला दिया गया है इनमें से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है। बताइए इनमें से कौन अनचुंबकीय पदार्थ है? लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है और पीतल है। तो बताइए कौन सा अनचुंबकीय है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ औरतें होती हैं मार्केट में जाती हैं तो वो पहले से ही चुम्बक लेकर जाती हैं ताकि वो उसको बेवकूफ ना बना पाए, है ना, वो बेवकूफ ना बना पाए। क्या लेने जाती हैं? जब पीतल का सामान लेने जाती हैं तब वो चुम्बक लेकर जाती हैं ताकि दुकानदार उन्हें बेवकूफ ना बना पाए। क्यों? क्योंकि अगर पीतल में अगर लोहा मिला देंगे तो 100% है चुम्बक क्या होगा? वो चिपकने लगेगा, उसकी क्वालिटी डैमेज हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि वो पीतल जब भी लेने जाती हैं तो वो पहले से चुम्बक ले लेती हैं ताकि इसने लोहा ना मिला दिया हो। नहीं, लोहा होता है सस्ता, पीतल होता है महंगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो गाँव की औरतें बहुत ही नंबर 1 होती है चीजों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विकास का प्रारंभिक बल जो आपका है क्या है? विकास का प्रारंभिक बल, विकास का प्रारंभिक बल यहाँ पर 35 नंबर का आपका स्टार्टिंग होगी कहां से? प्राकृतिक वातावरण से या प्राकृतिक वरण से होता है। यहाँ पर 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि विकास का प्रारंभिक जो होता है प्राकृतिक वरण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। सबसे पहले आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है क्या इनमें से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। तो बताइए भाई परमाणु में इनमें से कौन सा कण नहीं होता है। मतलब आपके परमाणु में क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं मिलता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित है। यहाँ पर बताना है डायनमो का सिद्धांत आधारित है, ये किस पर है? तो आपके फैराडे का नाम आपने सुना होगा बहुत बार, है ना। फैराडे का नाम आपने सुना होगा कि जो डायनमो में होता है घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली होती है और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके ये आंतरिक घूर्णन करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फैराडे का नियम। और अगला क्वेश्चन दिया है कि आइंस्टीन समीकरण बराबर mc² में सी जो दर्शाता है क्या दर्शाता है? सी जो होता है क्या होता है? 38 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश के वेग को दर्शाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे यहाँ पर देखो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान 39 का ऑप्शन सी ये है आपका पाथफाइंडर। ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था पाथफाइंडर। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे कि 1 पाउंड में कितना औंस होता है। 1 पाउंड में कितना औंस होता है आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा यहाँ पर आपका 40 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी 16 औंस होता है। कितना? 16 औंस होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1 पाउंड में कितना औंस? तो आपका 16। ये क्या होते हैं? वेट करने की आपकी इकाइयां हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि 1 लीटर में कितना गैलन होता है, या पढ़ा होगा कि 1 गैलन में कितने लीटर पानी होता है। ये तो आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा, है ना। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? चलिए 1 लीटर
बराबर कितना गैलन होता है। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा 41 में ए नंबर 0.2642 गैलन होता है ना। वैसे अगर आप देखते हैं कि एक गैलन में कितना पानी होता है एक गैलन में, तो याद रखिए एक गैलन में लीटर के हिसाब से आता है, तो आपका 3.7 आपका आता है। और आपने यहाँ पर इसी प्रकार हर चीज आपने पढ़ा होगा कितना, एक बैरल बराबर क्या, एक गैलन में जो आपका होता है 3.78 लीटर होता है। लेकिन आपके दिमाग में घूम रहा होगा सर हम ज्यादा पढ़े हैं, आपने पढ़ा बैरल, क्या पढ़ा है आपने, आपने पढ़ा होगा बैरल। एक बैरल बराबर जो होता है 159 लीटर होता है, कितना 159 है ना। हम जान रहे थे कि आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा, ये है एक बैरल है, एक बैरल में 159 लीटर होता है, बल्कि एक लीटर में जो होता है कितना होता है, तो 3.78 लीटर द्रव होता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया है कि द्रव की श्यानता को मापने वाला यंत्र क्या होता है। द्रव की श्यानता मापने का जो यंत्र होता है क्या होता है, तो आपका होता है विस्कोमीटर। क्या होता है, विस्कोमीटर होता है, विस्कोमीटर होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपका दिया गया था आंसर आपका भी हो गया, और ये टेस्ट भी आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट होता है।